नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल APS स्टडी हब पर। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने व्यंजन और व्यंजन का वर्गीकरण पढ़ा था और उसके बाद हमने वर्णों का उच्चारण स्थान पढ़ा था। स्वर तंत्रिका के आधार पर वर्णों का प्रकार पढ़ा था। तो आज हम नेक्स्ट प्रकार की बात करते हैं प्राणवायु या श्वास वायु के आधार पर जो वर्णों का प्रकार। तो कितने प्रकार से होते हैं? ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 अल्प प्राण, नंबर 2 महाप्राण। तो अल्प प्राण और महाप्राण। सबसे पहले हम बात करें तो अल्प प्राण। अल्प प्राण, अल्प प्राण की परिभाषा की बात करें तो अल्प का मतलब होता है थोड़ा, प्राण मतलब होता है श्वास या वायु। परिभाषा की बात करें तो अल्प प्राण कहते किसे? कि वे वर्ण जिनका हम उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख विवर से थोड़ी मात्रा में श्वास बाहर की ओर निकले या वायु बाहर निकले, उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। क्योंकि अल्प प्राण में जो मुख विवर है, मुख विवर से वायु कम बाहर निकलती है, कम मात्रा में बाहर निकलती है। अब कम मात्रा में बाहर निकले तो अल्प प्राण कहते हैं। तो अल्प प्राण कहते किसे? ये बात होगी। अब देखते हैं कौन कौन से होते हैं। तो ये है अपने व्यंजन क वर्ग च ट त प 500 वर्ग है। सबसे पहले उच्चारण करते हैं क का उच्चारण क में क्या हो गया? कम आवाज आ रही है, कम श्वास निकल रहा है तो क। नेक्स्ट ख में ज़्यादा वायु बाहर आ रही है तो इसको छोड़ो। उसके बाद ग का उच्चारण करते हैं तो कम वायु बाहर निकल रही है घ, और ये इसमें भी कम आवाज निकल रही है। तो इसका मतलब हुआ कि प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा। कौन सा? कि प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा जो होते हैं अल्प प्राण होते हैं। बात करें तो ये देखो, पहला, तीसरा और पांचवा, पहला, तीसरा, पांचवा, इस प्रकार से ये सभी, और ये और ये कौन कौन से हैं? ये अल्प प्राण के अंदर आएंगे। पहले मैं बात करूं तो आता है क ये च ज ये ट ड न त द और न प ब और म। ये हो गया अल्प प्राण। प्लस में सभी स्वर हो गए, और इसके साथ में आएंगे, प्लस में आएंगे य, र, ल और व। ये होते हैं अल्प प्राण। य, र, ल, व जिन्हें हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। तो ये अल्प प्राण के अंदर आएंगे। तो ये कुल कितने हो गए? 15 और 11 कितने हो गए? 26 और 4 30। तो अल्प प्राण कितने होते हैं? कुल अल्प प्राणों की संख्या, कुल संख्या कितनी होती है अल्प प्राणों की? होती है 30 होगी। आप गिनकर देख सकते हैं। उसके बाद हम बात करें महाप्राण की, कि महाप्राण कहते किसे हैं, कौन कौन से होते हैं। महाप्राण की बात करें, पहले बात करें परिभाषा की, कि महाप्राण की परिभाषा क्या होती है। किसकी? महाप्राण की परिभाषा। महा का अर्थ होता है ज्यादा, प्राण का अर्थ होता है वायु या श्वास। वे वर्ण जिनका हम उच्चारण करते हैं
और हमारे मुख विवर से ज़्यादा मात्रा में वायु बाहर निकलती है उसे महाप्राण कहते हैं। और महाप्राण में कौन कौन से आते हैं? जो वर्ग के बच गए, कौन सा? प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा। प्रत्येक वर्ग का जो हमारा प्रत्येक वर्ग है, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा प्लस में कौन से? ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन जो आपको पता ही है कौन कौन से होते हैं ऊष्म व्यंजन? श, श और है, ये ऊष्म व्यंजन होते हैं। तो ये है हमारे महाप्राण। तो महाप्राण की परिभाषा और ये महाप्राण के कौन कौन से हैं। अब बात करें उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों के प्रकार। उच्चारण स्थान के आधार पर वर्ण के कितने प्रकार होते हैं? तो नेक्स्ट प्रकार जो आता है वो आता है उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों का प्रकार। भी उच्चारण स्थान कौन कौन से उच्चारण स्थान से कौन कौन से स्वर, कौन से व्यंजन या कौन से वर्ण जहाँ से उच्चारित होते हैं, हम उनकी बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको मैंने ये बताया था कि हमारे जो मुख विवर है, ये हमारा मुख विवर है। इस मुख विवर में सबसे नीचे का भाग जो होता है वो कौन सा होता है? वह कंठ होता है, से कंठ है। उसके जस्ट ऊपर का भाग होता है तालु, और जो ये भाग होता है ये था मूर्धा, और ये भाग होता है दंत, ये होता है ओष्ठ, ये होते हैं नासिका। ये हमारे उच्चारण स्थान है। और उच्चारण स्थान की बात करें सबसे पहले हम बात करेंगे कंठे की। कंठ या कंठ से कौन कौन से हमारे वर्ण उच्चारित होते हैं। तो सबसे पहले बात करें कंठे की। कंठ से उच्चारित कौन कौन से होते हैं? तो जो हमारे 11 वर्ण हैं, जो 11 स्वर होते हैं, उनमें ए और आ, जो हमारी ए और आ ये 2 स्वर होते हैं। कौन कौन से स्वर होते हैं? स्वरों की बात करें, आपको पिछली क्लास में मैंने बताया भी था, जो हमारे स्वर होते हैं ए, आ, ई, उ, रे, ए, आई, ओ, औ, ये कुल 11 वर्ण 11 स्वर थे। अब कंठे में जो हमारे पहले 2 स्वर होते हैं, ये कंठे में थे ए और आ, उच्चारण करते ए आ, तो कंठ से हो रही है। उसके बाद प्रथम वर्ग क वर्ग, कौन सा वर्ग आएगा? क वर्ग आएगा। इसके अंदर क, ख, ग, ख, ये आप उच्चारित करके देखेंगे तो हमारा जो क, ख, जो क वर्ग है वे कंठ से उच्चारित होता है, इसलिए क वर्ग पूरा इसमें आएगा। उसके बाद आता है जो है ये भी कंठे में आएगा। उसका जो विसर्ग होता है वह भी कंठे में आता है। अंग, जो ये होता है अंग उच्चारण करते हैं तो कंठ से दबाव पड़ता है, उच्चारित होता है, तो ये कंठे से ध्वनि उत्पन्न होती है। दूसरे की बात करें, नंबर 2 होता है तालु, जिसे कहते हैं तालव्य। तालव्य से कौन कौन से उच्चारित होते हैं? तो स्वर होते हैं 2, ई और ई, 2 स्वर होते हैं उच्चारित। कौन कौन से? एक ई उच्चारित करके देखें तो हमारी जीवा की स्थिति जो है तालव्य लगी ई, तो तालु स्पर्श होती है। उसके बाद च वर्ग को उच्चारित करके देखें च, छ, ज, ये, तो ये हमारी जो जीवा स्थिति है कहाँ है? तालु से बढ़ती है। जो हमारी जीवा की स्थिति है वो किससे बढ़ेगी? वो जीवा की जो स्थिति होती है वे तालु से बढ़ती है। उच्चारित करते हैं तो तालव्य से उत्पन्न होती है। अब तालव्य में कौन सा वर्ग आ गया? च वर्ग आ गया। और इस च वर्ग के बाद जो हमारे कौन कौन से ऊष्म और अंतस्थ व्यंजन है, ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं? जैसे श,
स और है, ये होते हैं ऊष्म व्यंजन। जो हमारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं वो होते हैं य, र, ल और व, ये होते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन जो श और ये होता है, जो एक वाला ये श और ये जो होता है ये तालु में आता है। तो ई च वर्ग श और ये किस में आएंगे? तो ये हमारे तालु में आएंगे, तालु स्थिति में आएंगे। उसके बाद अगली बात करें, तीसरा जो प्रकार है मूर्धा से मूर्धन्य। मूर्धन्य से कौन कौन से वर्ण उच्चारित होते हैं? तो एक जो हमारा स्वर होता है नेक्स्ट री, कौन सा? री। री री जो उच्चारण होता है मूर्धन्य से होता है। और उसके बाद जो क वर्ग हो गया, च वर्ग और ट वर्ग। जो ट वर्ग है, ट जैसे ट, ठ, ड, ढ, ड, ये सब के सारे मूर्धा से होते हैं। तो री और ट वर्ग है मूर्धा से उच्चारित होते हैं। उसके बाद ये श और र, श और र, श और र, ये भी मूर्धन्य से उच्चारित होने वाले व्यंजन होते हैं, वर्ण होते हैं। ये मूर्धन्य हो गया। उसके बाद नंबर 4 की बात करें तो दंत्य। दंत्य से उच्चारित कौन कौन से होते हैं? तो आप उच्चारित करके देखिए। सबसे पहले तय वर्ग, एक संस्कृत में री आता है। संस्कृत में कौन? री। री जो आता है ये संस्कृत का है, हमारे हिंदी में नहीं है। संस्कृत में री और तय वर्ग, हमारा तय वर्ग भी हो गया। अब तय वर्ग उच्चारण तय, थ, द, ध, न उच्चारण हम करते हैं तो ये किस में आते हैं? हमारे जीवक स्थिति दंत पे होती है। तो इसीलिए दंते होते हैं कौन कौन सा? जो हमारा तय वर्ग है, जो हमारा तय वर्ग है, जो ये तय वर्ग ये दंत में आएगा। उसके बाद इसमें देखते स है, ल व क्या उच्चारित हो रहा है? स और ल भी इसमें आएंगे। इसमें जो श और ल होते हैं ये किस में आएंगे? दंत में आएंगे। तो इनकी स्थिति वहाँ होगी दंत में होगी। अब नंबर 5 की बात करें, ओष्ठ की। ओष्ठ या होठ से उच्चारित होने वाले कौन कौन से हैं? तो ये भी हो गया, है भी हो गया। अब ओष्ठ से बात करें तो स्वरों में कौन उच्चारित? 2 बच के उ ए ऐ ओ औ। तो ओठों की आकृति कौन, ओठों से उच्चारित कौन होता है? उ औ। उ और औ जो होता है होठों से उच्चारित होते हैं। उ और औ, 2 ये हो गया। और कौन सा? प वर्ग, तो हमारा प, फ, ब, भ, म जो हमारे होठों से उच्चारित होते हैं। तो कौन सा हो गया? नेक्स्ट हो गया प वर्ग। ये किस में आएगा? ये ओष्ठ में आएगा। उसके बाद बच गई कौन कौन से पीछे? स्वरों में बात करें तो ए ऐ ओ औ ये बच गए। सबसे पहले हम बात करें इनकी स्थिति कौन सी होती है? तो जो हमारा ये पूरे हो गए हमारे, इनको हटाते हैं। ए और ऐ की बात करें, जो ए और ऐ स्वर होते हैं ये मिलकर किससे बने होते हैं? जो मैंने पिछली क्लास में बताया था कि जो ए होता है यह ए और ई 2 स्वरों के सहयोग से बने होते हैं। इन्हीं लिए ए और ई 2 स्वर सहयोग से बने होते हैं। और ऐ की बात करें तो ये ए और ए से मिलकर बना होता है। अब आप देखो ए का उच्चारण स्थान कौन सा है? जो अभी मैंने बताया था, कौन सा? कंठे। तो कंठे हो गया। ई का उच्चारण कौन सा था? तो मैंने आपको बताया ये रहा ई, तो तालव्य है, तालव्य। तो ए और ऐ का कंठ तालव्य उच्चारण स्थान हो गया। तो ए और ऐ का कौन सा स्थान हो गया? छठा होता है कंठ तालव्य। कंठ तालव्य। जो कंठ और तालु से उच्चारित होते हैं वो कौन से हैं? ए और ऐ होते हैं। अब ये दोनों हो गए, ये 2 हो गए। अब बात करें हम इन 2 स्वरों की, ये भी हो गए, एक वह बचा हुआ है यहाँ पे। अब ओ और औ की बात करें तो ओ और औ किनसे मिलकर बने होते हैं?
ये होते हैं ए और ओ से मिलकर बने होते हैं, और ये जो होते हैं ए और ओ से मिलकर बने होते हैं। ए का उच्चारण स्थान कौन सा? कंठ, कंठ होता है। और ऊ का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है, होठ होते हैं, ओष्ठ। तो इनका उच्चारण स्थान कौन सा हो गया? कंठोष्ठ। तो कंठोष्ठ में कौन आएगा? ओ और औ दोनों कंठोष्ठ में आते हैं। तो अगली बात 7वीं की बात करें तो कंठोष्ठ, कंठोष्ठ है, कंठोष्ठ है किसके अंदर आते हैं? ओ और औ ये आते हैं कंठोष्ठ में। अब बात करें, अंत में बचता है इसमें व, एक बचता है वह का उच्चारण स्थान देखते हैं कौन सा होता है। जो हमारी हिंदी के नवीन व्याकरण है उसमें जो वह का स्थान दिया गया है वह दंतोष्ठ, दंतोष्ठ में दिया गया है। वह का स्थान कहाँ दिया है? दंतोष्ठ में दिया गया है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि वह की स्थिति कौन सी होती है? तो दंतोष्ठ होती है। और एक और है की बात करें, जो है हमारा होता है वे कंठे में भी आता है, ये रहा है। और इनमें जो हमारी हिंदी नवीन व्याकरण बुक है ये अली जिहा में मानती है, अली जिहवा, या इसे कहते हैं काकल्य, काकल्य। कंठ के निचले का जो भाग होता है उससे उच्चरित होने वाला काकल्य होता है। तो है को काकल्य मानता है। लेकिन अगर क्वेश्चन इस प्रकार आए कि है का उच्चारण स्थान है तो आपसे ये पूछे कि, प्रश्न लिखता हूं मैं, क्वेश्चन आए, क्वेश्चन है वर्ण का उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान है। नंबर 1 आए कंठे, नंबर 2 आए मूर्धन्य, और नंबर 3 आए तालव्य, और नंबर 4 आए अली जिहा, अली जिहा, अली जिहा। तो आप इसमें कौन सा ऑप्शन करेंगे? अली जिहा करेंगे। अगर ये ऑप्शन में नहीं आता, अगर ये ऑप्शन में नहीं आता तो आप करेंगे कंठे। तो सबसे पहले अली जिहा को मानेंगे, और वे अली जिहा ऑप्शन में ना हो तो आप कंठे को मानेंगे। ये आप थोड़ा ध्यान रखना। ये था। और एक आता है वत्सर्य, जो हमारे मसूड़ों से कुछ बुक में, कुछ गाइड्स में या कुछ बुकों में एक दे रखा है न, से और ले और जय, ये 4 वर्ण होते हैं। इनको कहाँ माना है? वत्सर्य में भी माना है। कहाँ माना है? वत्सर्य में मानता है। वत्सर्य का मतलब है कि जब इनको उच्चारित करते हैं तो जीवा की स्थिति जो होती है वो कहाँ पर? मसूड़ों को स्पर्श करती है। तो नस्लज, ये 4 जो वर्ण होते हैं ये वत्सर्य में मानते हैं। तो ये भी आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। अब हम बात करते हैं कि हमारे संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं और कौन कौन से किस प्रकार से बने हैं, हम उनकी बात करते हैं। जो हमारा लास्ट एक व्यंजनों का लास्ट स्थान भाग रहा है तो वो होता है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, आपको मैंने बताया था अभी संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, जो हमने बात की थी 4 होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं? तो नंबर 1 श, नंबर 2 त्र, नंबर 3 ज, और नंबर 4, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 श, ये होते हैं। ये बने हुए किससे होते हैं? तो जो श होते हैं ये क प्लस श और ए से बने होते हैं। क धन श प्लस ए से बने होते हैं, ये क्ष होता है। त्रय बना होता है त धन र धन ए से, और जो ग बना होता है ज धन ये धन ए से मिलकर बना होता है। जो ये श बना श धन र धन ए से मिलकर बना हुआ होता है। अब आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि जो कौन सा संयुक्त व्यंजन है
जो एक ही वर्ग से बना हुआ है, तो ज और य एक ही वर्ग कहते हैं, तो एक वर्ग से ही बने होते हैं ज्ञ। ये थोड़ा आप ध्यान रखना। अब हम कुछ कल एक हमने बात की थी, 3 रह वाली बात की थी। फिर हमने ये देखा था कि हमारे हिंदी वर्णमाला में र के प्रकार 3 होते हैं। कल एक आप क्वेश्चन लिखवाया था, वो थोड़ा गलत हो गया। उस क्वेश्चन को आप दोबारा देखिए कि वो होता है कि हिंदी वर्णमाला में स्वर रहित र है। नंबर 1 आपको आना रहना। नंबर 2 आए क्रम। नंबर 3 आए क्रम। और नंबर 4 आए करण। तो जो हिंदी में स्वर रहित रह कौन सा है, तो कौन रहता है, क्रम में स्वर रहित रह दर्शा रहे। तो स्वर रहित रह एक होता है, ये रह होते हैं। बाकी जो रह होते हैं, एक ये रह कौन सा, यह रह अपने आप में पूर्ण होता है, और जो ये वाला रह भी, ये भी पूरा रह होता है। जो आधा रह होता है, स्वर रहित जो रह होता है, स्वर रहित जो रह होता है, वह ये रेफ वाला रह होता है जो अगले वर्ण के ऊपर लगता है, जिसे मैं लिखता हूँ यहाँ पर दर्शन। तो ये रह होता है, ये स्वर रहित रह होता है। तो ये थी आज के व्यंजन जो अपने पूरे हो गए। तो दोस्तों, आपको अगर ये क्लास पसंद आई है तो आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अन्य दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।